नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे आज के मुकाम कार्यक्रम में। शुरू करते हैं बात कोरोना से। दरअसल कोरोना ने हमें एक जीने का एक नया अंदाज दिया, हमें सोचने पर विवश किया। रिश्ते हों, परिवार हो, उद्योग हो, व्यापार हो, देश हो या समाज हो, हमें हर परिभाषा को अपने आंखों के सामने बदलते हुए देखा। एक बहुत अच्छी चीज़ जो हमको नज़र आई कि अगर हम प्रदूषण की बात करें तो कोई भी व्यक्ति प्रदूषण की जिम्मेदारी अपने पर लेने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन जैसे ही कोरोना में हम सब अपने अपने मकानों में बंद हुए, प्रकृति ने बता दिया कि उसका असली गुनहगार कौन। वास्तव में उसके असली गुनहगार हम थे, क्योंकि आपने देखा होगा कि नदियों ने अपने आप को बिल्कुल साफ कर लिया था, क्योंकि हम सब अपने मकानों में बंद थे। इसी तरह से चंडीगढ़ और सहारनपुर से हिमालय पर्वत और बर्फीली पहाड़ियाँ हमें स्पष्ट नज़र आने लगी। लोग हैरान थे कि उससे पहले, कोरोना से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। वो क्या था? वो भी यही था कि कोरोना ने हमें और वक्त ने हमें आईना दिखाया कि प्रकृति के असली गुनहगार हम। अब चूँकि हम बंद थे मकानों में, तो बंद मकान में हम तो बंद थे, हमारे व्यापार, हमारे काम धंधे, नौकरी सब कुछ बंद था, लेकिन दिमाग चल रहा था। बहुत से लोग कोरोना में हिम्मत हार के बैठ गए, लेकिन बहुत से लोगों ने उस हिम्मत को, उस वक्त को सोचने के लिए काम में लिया और एक नई शख्सियत बनकर, एक नई पावर के साथ, यानी जिसको नाम दिया गया आपदा में अवसर, ढूंढा उन्होंने और एक नया मुकाम हासिल कर लिया। आज हम इस कार्यक्रम में आपकी मुलाकात अलवर की अंग्रेज़ी शिक्षिका से कराएंगे, जिसकी नौकरी एक बहुत प्रतिष्ठित स्कूल में थी, लेकिन कोरोना के कारण उनकी नौकरी चली गई। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और फिर उन्होंने तैयारी की एक नए जोश के साथ अपने आप को स्थापित करने में, और उन्होंने YouTube के माध्यम से अपने लोगों को, अपने साथियों को जो उनके साथ जुड़े हुए थे, पढ़ाना शुरू किया। लेकिन धीरे धीरे उनके चैनल ने इतनी विस्तार पकड़ा कि देखते ही देखते उनके 7 लाख से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर हो गए। तो मिलना नहीं चाहेंगे आप हमारी उस अंग्रेज़ी शिक्षिका से? तो वो हैं आज हमारे इस कार्यक्रम की मेहमान, और स्वागत है उपासना जी आपका हमारे आज के so much for inviting me over here. जी, आज के इस कार्यक्रम में उपासना शर्मा जो अंग्रेज़ी की शिक्षिका है, यूट्यूब के माध्यम से पढ़ाती हैं। और आलम यह है कि आज हर व्यक्ति उपासना से ही इंग्लिश सीखना चाहता है, तो ये बहुत बड़ी बात है। शुरू करें आज के इस उपासना से बातचीत का दौर। तो उपासना, सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये आपने इतना बड़ा मकाम हासिल किया, तो सच मायने में ये किसकी उपासना का परिणाम है? तो सर, अगर उपासना की बात करें तो मैं कहूँगी जो मेरे अंदर एक विल पावर थी, कुछ करने की जो जज्बा था कि फ्री नहीं बैठना है, नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना है, तो उसको मैं कहूँगी कि वो मेरे लिए उपासना थी। और मेरी फैमिली का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा। मतलब नया तलाश करना है, और उस नए तलाश करने में आप YouTube चैनल पर आ गए। बिल्कुल। तो स्कूलिंग कहाँ की उपासना आपकी? स्कूलिंग सर मैंने मुरैना नाम के एक छोटे से शहर से की थी, ग्वालियर के पास एक शहर है जी। तो आप ग्वालियर के रहने वाले हैं? हम लोग पहले मुरैना में रहते थे, रेंटेड हाउस पर, फिर उसके बाद हमने खुद का घर ले लिया और हम ग्वालियर शिफ्ट हो गए। अच्छा। तो फिर कॉलेज एजुकेशन में आपने? कॉलेज एजुकेशन भी मतलब जो एक यूनिवर्सिटी है ग्वालियर में, उसके अंदर ही छोटे छोटे जो कॉलेजेस आते हैं, डिस्टेंस से आपको ग्रेजुएशन कराते हैं, मैंने उस माध्यम से। किस सब्जेक्ट से किया आपने? मैंने बायो से किया था। तो आपने ग्रेजुएशन तो बायो से किया और पढ़ाने आप इंग्लिश लग गए? सर, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मैं कहूँगी कि जब मैं बायो पढ़ती थी तो मुझे बायो में बहुत इंटरेस्ट था। बायो में एक फील्ड है साइकोलॉजी, तो मैं बचपन में साइकाइट्रिस्ट बनना चाहती थी। 10th क्लास के बाद से साइकाइट्रिस्ट बनना मेरा एक सपना था, पर फैमिली की कुछ परिस्थितियों के कारण मैं उसको फॉलो नहीं कर पाई और मैं एक अलग ही लाइन में आ गई। पर फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे इंग्लिश पढ़ाना भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मेरे जो दादाजी हैं वो इंग्लिश के प्रिंसिपल थे और वो बहुत फ्लुएंट इंग्लिश बोला करते थे। तो जब भी मैं उनको देखती थी तो मुझे लगता था कि काश मैं एक दिन अपने दादाजी की तरह बोल पाऊँ। तो वहाँ से मुझे एक इंस्पिरेशन मिली। फिर अलवर आना कैसे हुआ? अलवर सर, मेरी लास्ट ईयर शादी हो गई
अच्छा। हाँ, कोविड के दौरान तो फिर मैं अलवर आ गई। और जब मैं अलवर आई तो मेरे मन में कहीं ना कहीं एक डर था कि अभी तो मेरी फैमिली सपोर्ट कर रही है, हाँ। पर मेरे इन लॉज क्या वो इतने अच्छे होंगे जो मुझे आगे बढ़ने का मौका देंगे। पर होपफुली वो लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं। मेरे हस्बैंड, मेरी मदर इन लॉ जो हैं, मेरे फादर इन लॉ हैं, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। ज़्यादा सपोर्ट कौन करता है? सबका इक्वली सपोर्ट है। मेनली सपोर्ट मैं कहूँगी मेरे हस्बैंड का सपोर्ट है। वो मुझ पर हमेशा ट्रस्ट करते हैं कि मैं जो भी कर रही हूँ और वो अच्छा कर रही हूँ, और वो हमेशा पूरे दिल के साथ सपोर्ट करते हैं। क्या करते हैं आपके हस्बैंड? वो एक IT कंपनी में जॉब करते हैं। राइट। तो उपासना, आपने इंग्लिश पढ़ाना स्टार्ट किया तो शुरुआत में आपने जब पहले आप ग्वालियर थे तो ग्वालियर तक आपके वहाँ भी आपने चैनल शुरू किया हुआ था, तो वहाँ आपके कितने सब्सक्राइबर थे? सर, स्टार्टिंग की अगर बात करें तो हमें स्टार्टिंग में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, उसका रिजल्ट हमें बहुत दिनों बाद देखने को मिलता है। तो जब मैंने स्टार्ट किया था और जब मैं ग्वालियर में थी तब शायद मेरे 30,000 सब्सक्राइबर्स थे शादी के टाइम पर। और उस टाइम पर भी मैं बहुत मेहनत करती थी, मतलब लाइव भी आती थी, लोगों को बहुत दिल से पढ़ाती थी, पर जो उसका जो रिजल्ट है वो बहुत बाद में देखने को मिला। जी जी जी। तो इसमें 30,000 के बाद फिर कोरोना में आप एकदम से बूस्ट अप हुए आपके सब्सक्राइबर? जी सर, YouTube में एक्चुअली एक फीचर आया था शॉर्ट्स वीडियो करके। शॉर्ट में आपके वायरल होने का चांस काफ़ी ज़्यादा था। जी जी। और मैंने इंग्लिश को काफ़ी क्रिएटिवली पढ़ाने की कोशिश की। उसमें मैंने अपनी मदर इन लॉ को भी इंक्लूड किया और उनके साथ भी वीडियोस बनाए। मैं और मेरी मदर इन लॉ जो हैं, हम एक्टिंग करके भी पढ़ाते थे। अच्छा। तो यस। तो आप पहले से आप, क्योंकि मोबाइल से रिकॉर्ड करना फिर उसको यूट्यूब पर डालना, हालांकि आज बच्चों के लिए आम बात हो गई है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा बैक में जाएं तो फिर भी उसमें टेक्निकल एक्सपर्ट आदमी चाहिए। जी सर। तो ये सब विधा आपको पहले से आती थी या इसमें भी आपकी किसी ने हेल्प की? इसमें मेरे भाई ने भी हेल्प की मेरी थोड़ी बहुत, जब मैंने उनको कहा कि मुझे वीडियो एडिटिंग करना है। और वैसे जैसे आपने मेंशन किया कि YouTube पर आजकल सारे तरह की वीडियोस अवेलेबल हैं, तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहा। वो आप YouTube से देख करके ही YouTube बना लिया आपने? यस। तो उपासना, पहले तो आपका दायरा बहुत सीमित था। आपके सब्सक्राइबर, ठीक है, आपकी मैरिज हो गई, आप अलवर आ गए, फिर आपके सब्सक्राइबर बढ़ गए, तो आम थे आप, यहाँ आकर के सब्सक्राइबर बढ़ने से आप खास हो गए। तो खास होने की स्थिति में आप अपने आप को कैसे पाते हैं? खास होने की स्थिति में मैं खुद को और रिस्पॉन्सिबल महसूस करती हूँ। क्योंकि जब चैनल छोटा होता है तो आप गलती कर दो, कोई इतना नोटिस नहीं करता, पर जब आपके साथ बहुत सारे लोग जुड़ जाते हैं तो आप छोटी सी गलती पर भी आपको बहुत गौर करना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात आपने कही कि हम जब किसी मुकाम पर पहुंच जाते हैं या हम कुछ हासिल कर लेते हैं तो हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है सोसाइटी के प्रति, क्योंकि अगर हम गलत पढ़ाएंगे तो वो मास लेवल पर गलत होगा। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है। तो टीचर को ये बात सोचनी चाहिए कि हमारे राजस्थान में बहुत सारे स्कूलों पर लिखा भी रहता है कि बड़ी से बड़ी गलती माफ़ हो सकती है, लेकिन टीचर की एक गलती राष्ट्र के लिए भी नुकसानदायक हो सकती है। तो टीचर को गलती नहीं करनी चाहिए, बहुत बड़ी बात है। इसमें मैं एक चीज़ आपसे और जानना चाह रहा हूँ कि अब आपके, मैं परिवार ही कहूँगा यूट्यूब का, आपका यूट्यूब के परिवार में आपके 7 लाख से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं जी। सबको थोड़ी जानते होंगे आप? हाँ, पर कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ही बिगनिंग से जुड़े हुए हैं। यूट्यूब जब हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे जो बड़ी चीज़ होती है वो होता है पेशेंस। क्योंकि अब आपको नहीं पता कि आपका चैनल सक्सेसफुल होने वाला है या नहीं होने वाला है, पर अगर आप पूरी मेहनत से, पूरे दिल के साथ रोज़ वीडियोस अपलोड कर रहे हो और जो कुछ लोग हैं जो आपको स्टार्टिंग से ही सपोर्ट करते आ रहे हैं उनको साथ में लेकर अगर आप चल रहे हो तो आपके सक्सेस के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। कितने लोगों को आप जानते होंगे? बहुत सारे लोगों को मैं नाम से जानती हूँ। मान लो जैसे कि आप बोल सकते हैं 100-80 ऐसे लोगों को मैं नाम से जानती हूँ, क्योंकि 80 से लेकर 100। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो कमेंट्स के माध्यम से भी आप जानते हो? कमेंट्स के माध्यम से। और जब मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया था, बहुत छोटी सी एक फैमिली थी हमारी यूट्यूब की, 500 लोगों का परिवार था कह सकती हूँ। तो उसमें क्या था, बहुत मैंने एक फ्री इंग्लिश कम्युनिटी स्टार्ट की थी उस टाइम पर, जहाँ पर मैं लोगों को फ्री में क्लासेस प्रोवाइड करती थी। 40 से 50 लोग थे, तो हम लोग क्या साथ में प्रैक्टिस करते थे, मैं खुद भी प्रैक्टिस करती थी उनके साथ, तो वो लोग काफ़ी कनेक्टेड रहे मेरे साथ। जैसे आप युवा हैं तो आपकी ग्रुप में या परिवार में या यूट्यूब के परिवार में कितने मतलब किस एज ग्रुप के लोग ज़्यादा हैं, अगर आपने कभी फील किया हो तो? मैंने ये चीज़ फील की है कि हर एज ग्रुप के लोग हैं, पर ज़्यादातर जो महिलाएं हैं,
क्योंकि अब जो महिलाएं हैं उनको ये लगता है कि हम अपने बच्चों को प्रॉपर Yes, एजुकेशन दे yes, सकें। yes, yes. तो जो महिलाएं हैं वो बहुत इंटरेस्टेड हैं, और जब यूट्यूब स्टार्ट किया तो ये फील हुआ कि बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनको प्रॉपर एनवायरनमेंट नहीं मिल पा रहा है, उनकी फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है, उनकी इच्छा है पढ़ने की पर कोई सपोर्ट नहीं करता, इसलिए वो अपनी इच्छाओं को मार लेती हैं। दरअसल क्या है कि हमारी भारतीय जो व्यवस्था है उसमें महिला ने बच्चों की एजुकेशन का अतिरिक्त बोझ अपने ऊपर स्वयं ओढ़ लिया है। That's true. ये बहुत अच्छी बात भी, मैं इसको अच्छी बुरा बात नहीं है, कहता, बिल्कुल। और वो अपने बच्चों को खुद पढ़ाना चाहती हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप यूट्यूब के माध्यम से वो आपके चैनल से सपोर्ट लेकर के अपने बच्चों को पढ़ाती है। बिल्कुल। पढ़ना चाहिए, और बच्चों को अगर मान लो मदर पढ़ाती है तो वो सबसे अच्छा पढ़ाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छा, एक और चीज़ है कि चूँकि आप सोशल मीडिया से जुड़ी हैं, तो सोशल मीडिया पर हर तरह के लोग होते हैं, है ना। कमेंट्स भी हम पढ़ते हैं तो कभी कभी ऐसे अजीबोगरीब भी बिल्कुल, कमेंट्स आ जाते हैं, बिल्कुल। तो कैसे हैंडल कर पाते हैं आप उस प्लेटफॉर्म सर को? बस उस टाइम पर एक मेंटलिटी रखना पड़ता है, एक माइंडसेट रखना पड़ता है कि ठीक है गलती की है, और अगर लोग फीडबैक दे रहे हैं तो उसको पॉजिटिवली एक्सेप्ट करो। उनसे हेट करके उनका कमेंट डिलीट कर देना अनटिल और अनलेस कि वो बहुत ही बुरा है, बिल्कुल। वो चीज़ सॉल्यूशन नहीं है। उसको पॉजिटिवली लेती हूँ मैं कि आगे ये प्रॉब्लम ना हो और कैसे मैं अपनी टीचिंग स्टाइल को और अच्छा कर सकती हूँ। अच्छा, एक बहुत मज़ेदार बात है कि हमारे यहाँ पर अक्सर ये कहा जाता है कि अंग्रेज़ तो चले गए लेकिन अंग्रेज़ी छोड़ गए, जी और वो अब हमारे गले पड़ गई। बिल्कुल। लेकिन उसके बावजूद भी आज किसी की बुद्धिमत्ता का क्राइटेरिया मान लिया जाता है कि वो अगर 2 शब्द इंग्लिश के फ्लुएंटली बोल देता है तो हम समझने लग जाते हैं, हमारी भारतीय परिवार ये समझने लग जाते हैं, लोग ये समझने लग जाते हैं कि ही समथिंग इंटेलिजेंट है। और हिंदी बोलने वाला व्यक्ति कितना भी इंटेलिजेंट हो, उसे उसके मुकाबले में तो आप इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? सर ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट लिया है, और मैं भी कहूँ तो हिंदी को मैं सबसे ज़्यादा प्राथमिकता देती हूँ क्योंकि वो हमारी मदर लैंग्वेज है, राइट। पर अगर मैं बात करूँ, आपको लाइफ में ग्रो करना है, आपको कहीं आप विदेश जा रहे हैं, आपको लाइफ में आगे बढ़ना है और आपको लोगों से कम्युनिकेट करना है, तो उस टाइम पर इंग्लिश आपकी बहुत हेल्प करती है, और आपको ये फील नहीं होगा कि मैं कहीं पर पिछड़ा रह रहा हूँ, लाइक आई एम लैकिंग समवेयर, राइट। तो ये चीज़ है। और जैसे कि पहले टेलीफोन हुआ करते थे और अब हमारे पास स्मार्टफोन है, तो सबसे अच्छी चीज़ ये है कि जो चेंज आ रहा है उसको अडेप्ट कर लेने में ही हमारे लिए हमारी भलाई है। तो बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अभी ये कहा जाता है, चूँकि आप स्त्री हैं तो महिलाओं से मैं अक्सर ये वाली बात पूछ लेता हूँ कि हमारी जो भारतीय नारी है वो अब पहले जैसी नहीं रही, पावरफुल हो गई है। बिल्कुल। कहते भी हैं कि भारतीय नारी सब पर भारी। और आज नारी हमारी भारत की घर और घूंघट से निकलकर अपनी शक्ति के साथ वो पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़ी है, और इसीलिए आज हम उसको आधी आबादी का भी दर्जा देते हैं। लेकिन मैं आपसे आधी आबादी का पूरा सच जानना चाहता हूँ। तो सर आपने जो ये पॉइंट मेंशन किया कि अब जो महिलाएं हैं वो घूंघट से निकलकर बाहर आ गई हैं, ये हमारे देश की जो ग्रोथ है उसके लिए एक बहुत ही ज़रूरी बिंदु कह सकते हैं, तो वो है। और जब तक महिलाएं ग्रो नहीं करेंगी, जब तक वो हेल्प नहीं करेंगी मेल्स को, तब तक हम अपने देश को सक्सेसफुल नहीं बना सकते। तो बिल्कुल उनको सपोर्ट करना चाहिए ताकि वो देश की जो सफलता है उसमें भागीदारी कर सकें। आप किसी से एडमायर हैं, प्रेरित हैं किसी महिला से? किसी महिला से या किसी से भी जो आपको? अब शादी हुई है तो मैं अपने हस्बैंड से बहुत इंस्पायर हूँ क्योंकि वो बहुत हार्ड वर्किंग है, दिन रात काम करते हैं, तो मुझे उनसे बहुत इंस्पिरेशन मिलती है कि मुझे भी बहुत हार्ड वर्क करना है और उनको सपोर्ट करना है आगे जाके, वो जो भी करे उनमें उनका हेल्प कर सकूँ। हस्बैंड आपके रोल मॉडल? हाँ, रोल मॉडल कह सकते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आपको अभी एक प्रतिष्ठित अखबार ने 40 अंडर 40 में सेलेक्ट किया, आपको आपका चयन हुआ, उसके बारे में बताएं।
सर उसमें 40 अंडर 40 में मेरा चयन हुआ वो वुमेन अपलिफ्टमेंट के लिए, क्योंकि मैं ज़्यादातर महिलाओं के लिए ही काम करती हूँ। काम मैं सबके लिए करती हूँ, पर जो मेरा मेन फोकस रहता है वो ऐसी महिलाओं पर रहता है जिनकी फैमिली उनको सपोर्ट नहीं कर रही है और उनका सपना है कि मुझे इंग्लिश बोलना है, और नॉट ओनली इंग्लिश, उनको लाइफ में कुछ भी करना है। तो मेरी पूरी कोशिश ये रहती है कि मैं उनकी हेल्प कर सकूँ, तो इसलिए मुझे वुमेन अपलिफ्टमेंट का अवार्ड मिला। अच्छा, और चूँकि आप इंग्लिश पढ़ाती हैं और इसमें अभी कोई शक नहीं कि हमारे भी दर्शक बहुत सारे ऐसे हैं जो इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, इंग्लिश से थोड़ा सा डर भी है। बिल्कुल। देखो वैसे तो इंग्लिश से कोई डर नहीं होता, लेकिन चूँकि हमारी मातृभाषा हिंदी है और हमारे परिवारों में हिंदी बोली जाती है, तो इसलिए हमको थोड़ी सी इंग्लिश कठिन लगती है जी। 1 मिनट का कोई टिप देना चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को? जी, मैं ये टिप देना चाहूँगी कि इंग्लिश को आप बर्डन की तरह फील मत करिए कि आपके सर पे कोई बर्डन रखा हुआ है और आपको बस इंग्लिश सीखनी है। इंग्लिश की प्रोसेस को एंजॉय करिए, बिकॉज व्हेन वी स्टार्ट एंजॉइंग द थिंग्स द प्रोसेस ऑफ लर्निंग इंग्लिश बिकम्स रियली ईजी। तो सबसे पहले जो आपको इंटरेस्टिंग लगता है, टीवी सीरीज़ देखना अच्छा लगता है तो टीवी सीरीज़ देखकर इंग्लिश सीखो, या फिर आपको कुकिंग करना अच्छा लगता है तो कुकिंग वाले वीडियोज़ इंग्लिश में देखो। बट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है प्रोसेस को एंजॉय करना। सेकेंड डिफ़िकल्टी जो लोग ज़्यादातर फेस करते हैं वो है कि उनके पास कोई स्पीकिंग पार्टनर नहीं है। सारी नॉलेज होने के बाद भी हमारे मुंह से इंग्लिश नहीं निकलती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं करते हो। तो डेली प्रैक्टिस करिए, अपने कैमरे को ऑन करिए, अपना वीडियो शूट करिए और खुद के मेंटोर बन के खुद को फीडबैक दीजिए, क्योंकि यही जो टिप है जो मैं आपको दे रही हूँ, यही सेम टिप फॉलो करके मैंने भी खुद को आज इस मुकाम तक पहुँचाया है। तो प्लीज़ अपना मेंटर खुद बनिए, खुद को फीडबैक दीजिए और बर्डन की तरह मत लीजिए। बस। बहुत बहुत धन्यवाद उपासना जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए और हमारे दर्शकों का आपने हौसला अफजाई की। मैं उम्मीद करता हूँ हमारे दर्शक भी ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश सीखेंगे। चलिए उपासना जी, आपके इस सफ़र में कोई ऐसा इंस्पायरिंग स्टोरी या किस्सा या कोई अनुभव आपका हो तो वो आप शेयर करना चाहें? बिल्कुल सर, एक बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी रही है जो ये जर्नी स्टार्ट हुई है उसके बीच में। एक लड़की थी सुनीता कड़वासरा, जिसको मैं इंग्लिश पढ़ाती थी फ्री में, मतलब कुछ टाइम मैंने उसको क्लासेस प्रोवाइड की। वो लड़की एक बहुत छोटे से राजस्थान के एक छोटे से गांव से बिलोंग करती है, सीकर नाम के। वो इंग्लिश में बात करना चाहती थी, पर उसके जो क्लासमेट्स थे उसका मजाक उड़ाते थे। जो टीचर्स होते थे वो बोलते थे कि अरे गांव में इंग्लिश बोल रही है, बहुत एडवांस बनने की कोशिश कर रही है, तो उसको हमेशा ही डिमोटिवेट किया जाता था। पर जब मैंने उसका इंटरव्यू लेके अपने चैनल पे डाला और उसका वीडियो वायरल हो गया और उसकी फैमिली ने देखा कि अरे हमारी बेटी इतनी एडवांस्ड इंग्लिश बोल रही है, तो उस टाइम पर उसके जो गाँव का, नॉट ओनली हर फैमिली मेम्बर्स, उसके एंटायर विलेज का जो एनवायरनमेंट था वो चेंज हो गया। वो उन्होंने लड़कियों को सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। अभी उस लड़की से मेरी कुछ टाइम पहले बात हुई और उसकी फैमिली ने उसको बाहर पढ़ने के लिए अब राजस्थान, मतलब कोटा भेजा है आगे स्टडीज़ को कंटिन्यू करने के लिए। तो ये बहुत ही इंस्पायरिंग है। जब तक आप करके नहीं दिखाते हो तब तक लोग नहीं मानते। तो प्लीज़ गिव अप मत करिए। सबके पास मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन है तो इट मीन्स कि यू हैव वर्ल्ड इन योर हैंड, आपके पास सब कुछ है। तो बस अपने जो आपका पैशन है उसको फॉलो करते रहिए और खुद पे ट्रस्ट करिए। वेरी गुड। आगे के क्या प्रोजेक्ट्स हैं आपके? आगे के प्रोजेक्ट्स में सर, जैसे कि मुझे 2 साल में इतनी सफलता मिली है, बहुत सारे लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिला है, अवार्ड्स मिले हैं, तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि अब जब मैं ये सोशल फील्ड में आई हूँ तो लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सकूँ, उनको बहुत ही ईजी वे में इंग्लिश सिखा सकूँ, ताकि कोई ये ना कहे कि यार इंग्लिश बहुत टफ है। तो बस मेरी यही कोशिश रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद उपासना जी आपका। आप हमारे इस मुकाम कार्यक्रम में आए और आपने अपने बहुत अच्छे वैल्यूएबल एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर किए। उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शकों ने आपसे बहुत प्रेरणा ली होगी और आगे के आपकी जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उसके लिए आपके लिए अग्रिम बधाई और बहुत सारी शुभकामनाएं। और आपके लिए हम कहना चाहेंगे कि बस आप इसी तरह से पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तो आगे बढ़ेगा इंडिया। और एक और बात, सीखने की कोई उम्र नहीं होती और ज्ञान कभी भी बेकार नहीं जाता। इसलिए पढ़िए और आगे बढ़िए और अपने काम में व्यस्त रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, देश से प्यार करें और बड़ों का आदर करें। नमस्कार। अगले कार्यक्रम में फिर मुलाकात होगी।